वही प्रोफेसर से जो इससे भी रिवॉल्व लोगों को मेरे सारे तो वो वेरी कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देखते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर शहबाज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 4 वर्क इन एनर्जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। केपीटी बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पे आज काम करेंगे। ओके, अभी जरा हम स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्क क्या होता है। असल में चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है, दो अलग अलग बातें। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्क क्या होता है, फिर एनर्जी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्क। वर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, दो तीन बातें आपने डेली लाइफ में देखी होगी। आपने देखा होगा एक बंदा है, ठीक है, उसने एक बोरी उठाई हुई है और वो जा रहा है, ठीक है। अब द पर्सन इज डूइंग सम वर्क, ठीक है, हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक बंदा है, उसके हाथ में सूटकेस है और वो जा रहा है, ठीक है। एक बंदा है, वो घर बना रहा है, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे आ रहा है, जा रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्क बेसिकली काम को कहते हैं। अब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में आप वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में आप वर्क को कुछ यूं डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, वी से दैट द बॉडी हैज परफॉर्म्ड सम वर्क। उस बॉडी ने क्या किया? कुछ वर्क डन कर लिया। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the product of force and displacement is called work, ठीक है। याद रखें, अभी आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है ये? स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखें, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनको मल्टीप्लाई करके वर्क आता है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रोडक्ट की बजाय हम थोड़ा सा इमेट कर लेंगे, हम लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब वर्क को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w। याद रखें, स्मॉल w से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से वाट को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये दो अलग अलग बातें होती हैं। स्मॉल w से वर्क रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल W से वाट रिप्रेजेंट होता है, जो कि यूनिट ऑफ पावर था। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब मैथमेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे, तो मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके दरमियान में मैंने कौन सा डॉट लगाना है, मतलब साइन लगाना है, डॉट लगाना है, क्रॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इससे आ जाएगा W इक्वल टू F डॉट S। आपको याद है जब डॉट रिमूव होता है तो क्या लगता है? साइन थीटा लगता है कि कॉस थीटा लगता है? कॉस थीटा लगता है। आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता था? A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा और A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब मैं पढ़ा रहा था, उसकी लंबी छोटी सी वगैरह मैंने डेरिवेशंस करके प्रूव किया था। अच्छा, तो इससे आ जाएगा W इक्वल टू Fs कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास आ गया इक्वेशन किसके लिए? वर्क के लिए। ये वर्क फाइंड करने के लिए इक्वेशन, ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिए, यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लिखेंगे कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो चुका। तब मैं कहूंगा कि वर्क डन कितना हुआ है हमारे पास? 1 जूल हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे जूल को? आप जूल को कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, इफ वी अप्लाई force of
1 Newton on an object, if we apply force of 1 Newton on an object and the object covers our displacement of 1 meter, so work done will be 1 joule. तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा जी? 1 joule होगा। ठीक हो गया। अब जरा देखिए, वर्क बेसिकली डिपेंड किन क्वांटिटीज पे करता है? वर्क दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा वर्क डन होगा, और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम वर्क डन होगा। डिपेंडेंस, ठीक है। वर्क हमारे पास दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। नंबर 1, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है, और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, इधर भी एरो लगा दीजिए, इधर भी एरो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी एरो लगा दीजिए और यहाँ पर भी एरो लगा दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, सो जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा वर्क डन होता है, जितना कम फोर्स लगाते हैं उतना कम वर्क डन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना कम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना कम वर्क डन होगा। सही। अब यहाँ पर एक और क्वांटिटी आपको नजर आ रही होगी, दैट इज दिस एंगल। वर्क किस पे भी डिपेंड करता है? एंगल पे भी डिपेंड करता है। देखिए, थर्ड जो चीज है ना, दैट इज एंगल बिटवीन F एंड D। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है उस पे भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे। अब डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव कब होता है, वर्क डन जो है हमारे पास जीरो कब होता है। चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं केस नंबर 1, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को पैरेलल हो और एंगल उनके दरमियान क्या हो? जीरो हो। आपको पता है कि पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल कितने का होता है? जीरो का होता है। पैरेलल लाइंस के दरमियान कितने का होगा एंगल? जीरो का होगा। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं कि इस केस में वर्क डन क्या होगा। W = F डॉट S। सही है, तो इससे आ जाएगा Fs cos ऑफ थीटा। आप जरा पुट कर लें cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जरा 0 पुट करें, तो इससे आ जाएगा Fs cos 0 से 1 आता है। ठीक है, cos ऑफ 0 डिग्री कैलकुलेटर से क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। सही है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे W = Fs आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आ गई ये आपको शो कर रहा है कि इस केस में हमारे पास वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। चलिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एग्जांपल के जरिए हम इसको समझाते हैं। बेटा आप कंसीडर करें कि आपके पास एक ब्लॉक है। क्या है जी? आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मास m है। आप लिखें कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी था, उसका मास m था, और उसके ऊपर मैंने क्या किया? उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया। चलें, आई अप्लाइड F फोर्स। ठीक है, और बॉडी क्या कर रहा है? इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। देखिए, फोर्स मैंने इस तरह लगाया है और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी इसी तरीके से कर रहा है। क्या ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है एक दूसरे को? और पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रखा, अब मैं उस ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उस ब्लॉक को मैं इस तरीके से पुश कर रहा हूँ। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? इस केस में हमें जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा जी? मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली हमने उसको प्रूव कर दिया। अब जरा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड केस क्या है। ठीक है, वर्क डन हमें मिनिमम कब मिलेगा? याद रखें कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस केस में हमारे पास एंगल कितने का आता है? इस केस में एंगल 90 का आता है। चले हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास वर्क डन
0 आता है या मिनिमम आता है, हम चेक करते हैं। आपको मालूम है W इक्वल टू F डॉट S, W इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 से हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। ये मैं नहीं, कैलकुलेटर कहता है कि cos 90 आपको क्या दे देता है जी? cos 90 आपको 0 दे देता है, तो इससे हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, ये हमें मिला वर्क डन 0, या आप कह सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास क्या आ गया जी? 0 वर्क डन आ गया। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 0 वर्क डन हमें इस केस में मिल जाए। चलिए इसकी भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। ठीक है, वर्क डन हमारे पास 0 कैसे? और से देखिए, एक बंदा है, उसके हाथ में एक सूटकेस है, ठीक है, और वो इस तरह जा रहा है। देखिए सूटकेस इस तरह हाथ में पकड़े और इस तरह चल रहा है। सही हो गया? सही हो गया। सूटकेस का जो वेट है वो डाउनवर्ड है कि नहीं है? वेट इज आल्सो अ फोर्स। वेट इज आल्सो अ फोर्स। और बंदा देखिए, सूटकेस का वेट इस तरह डाउनवर्ड है और बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है? स्ट्रेट। मेरे हाथ में सूटकेस है, सूटकेस का वेट डाउनवर्ड है, ग्राउंड की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, और मैं कैसे जा रहा हूं? इस तरीके से जा रहा हूं। सूटकेस का वेट डाउनवर्ड है और जो मैं मोशन कर रहा हूं इस डायरेक्शन में कर रहा हूं। कौन सा एंगल है ये? दिस इज 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर ए केस आ जाए तो वर्क डन क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंसीडर a person holding a suitcase and moving straight, doing no work, doing no work। इस केस में हमारे पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो एंगल 90 पुट करने से हमें वर्क डन क्या मिलता है? 0 मिलता है। सही हो गया। चलिए बेटा थर्ड केस की तरफ आते हैं। थर्ड केस क्या है? अच्छा चलिए इसकी मैं एक डायग्राम भी बना देता हूं, सही है, ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। और से देखिए, मैं कहता हूं कि ये एक बंदा है और इसके हाथ में एक सूटकेस है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज सूटकेस, ठीक है। और ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मुझे ये बताइए कि इस सूटकेस का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा कि नहीं? होगा। इसके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट और इस वर्क डन के दरमियान में एंगल कितने का बनता है? 90 का बनता है। सही कह रहा हूं ना? और अब मैं आपको थर्ड केस डिस्कस करके बताता हूं। थर्ड केस नंबर सी, दैट इज नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन हमारे पास कौन से केस में होगा? देखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या हो जाए? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और याद रखें एंटी पैरेलल के केस में एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। The angle between two anti-parallel lines is always what? Is always 180. दो anti-parallel lines के दरमियान में एंगल हमेशा कितने का होता है? 180 का होता है। अच्छा सही हो गया। अब कैसे होता है? अब हम आपको प्रूव करके बताते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, पहले मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूं, फिर एग्जांपल के जरिए प्रूव करता हूं, ठीक है ना? सही। अच्छा आप लिखें कंसीडर, ठीक है, आपके पास W इक्वल टू F डॉट S होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर से कॉस ऑफ 180 क्या आता है? -1, ठीक है। सही कह रहा हूं ना? अब जरा गौर से देखें, ठीक है। कैलकुलेटर से हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना। यहां पर पुट कर ले जरा, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ -1, तो इससे हमारे पास वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया जी? वर्क डन नेगेटिव आ गया। अब जरा गौर से देखें, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव वर्क डन,
नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो रहा होता है, और से देखें। चले हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, आप एक बस में बैठे हुए, यू आर सिटिंग इन अ बस, ठीक है। When the driver applies brake, जब कोई ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो आपका क्या ख्याल है, बसों में ABS ब्रेक्स लगे होते हैं कि ऑन द स्पॉट उसी जगह पर बस रुक जाएगी? नहीं, क्या होगा, बस स्किड करेगी। स्किड का मतलब फिसल के आगे की तरफ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में कवर हो रहा है? फॉरवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। और ग्राउंड और टायर ऑफ द बस के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, याद रखें। जब किसी बस का या ट्रक का या किसी भी गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो गाड़ी ऑन द स्पॉट उसी जगह पे तो नहीं रुकती ना, कुछ थोड़ा सा आगे जाती है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन टायर्स एंड द ग्राउंड, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कितने का बन रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बना है। सही हो गया। सो आप कहेंगे कि when a driver applies brake, जब कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड is in backward direction, displacement covered is in forward direction, while the frictional force between tire and ground is in backward direction, ठीक है, hence work done is negative. Work done is what? Negative. Work done इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। सही हो गया। अच्छा जरा और से देखें। सही हो गया। अच्छा अब ये तो मैंने आपको कुछ नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल दे दी। अब जरा देखते हैं कि कंडीशंस फॉर वर्क क्या है, वर्क के लिए क्या कंडीशंस हैं, कब वर्क होगा कब वर्क नहीं होगा। जी कंडीशंस क्या है? चलिए अब हम जरा कंडीशंस को देखते हैं। जी और से देखिए जी कंडीशंस फॉर वर्क। कंडीशंस फॉर वर्क, बेटा वर्क डन होने के लिए दो बातें होना जरूरी है। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर्ड। फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी कवर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ना हो तो वर्क डन नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? मैं इसको प्रूव कर देता हूं। ठीक है, फॉर वर्क डन फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर्ड। ये दो बातें होना जरूरी है। चले आपका क्या ख्याल है, एक बंदा है और वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है और 1 घंटे बाद कहते हैं जी मैंने तो बड़ा वर्क डन कर दिया। इज ही टेलिंग द राइट? क्या उसने वर्क डन किया? फोर्स तो लगाया उसने, क्या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? नहीं, वर्क डन नहीं हुआ। समझ आ रही है? अच्छा अब एक बंदा है, उसने अपने सर पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है और अपनी जगह पर ऐसे स्टिल खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा। एक बहुत बड़ा ब्लॉक अपने सर पे रखा हुआ है और अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और 1 घंटे बाद वो बंदा कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा वर्क डन कर दिया। क्या उसने वर्क डन किया? फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, क्या वो खुद डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? वर्क डन होगा? नहीं। ये दो चीजें होना जरूरी है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि अ पर्सन
A person pushing wall, एक बंदा है वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है. A person pushing wall doing no work, कोई भी वर्क वो नहीं कर रहा. Doing no work. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आप कहते हैं कि a person holding huge sack, sack जानते हैं बोरी को कहते हैं, बोझे, ठीक है. Huge sack या block या box on his head and standing still, और खामोशी से एक जगह पे खड़ा हुआ है. And standing still doing no work, doing no वर्क. तो इस केस में भी वो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा. सही हो गया बेटा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप यू हैव एंजॉयड इट. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने इसको लाइक भी किया होगा और पसंद भी आया होगा आपको. काइंडली हमारे चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करना है. इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है. आप फेसबुक से सर्च बार के ऊपर जाइए, वहाँ लिखिए शेरोज़ुद्दौला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा. उसको आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब भी शेयर भी करना है अपने सर्कल में और एक कमेंट भी करना है. इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा 0300979317. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. ठीक है, कोई भी मशवरा हो, कोई कंफ्यूजन नजर आए, कोई भी परेशानी हो आपको फिजिक्स में, जहाँ पर भी मसला हो, इंशाल्लाह ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा. हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे. अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. भी